कंसोलिडेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये दूसरा वीडियो है, सेकेंड वाली वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, ओवरव्यू देखे थे, चैप्टर का हम लोग ओवरव्यू देखे थे। अब ये स्टार्ट करने से पहले जब भी हम लोग करेंगे, जब भी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, इलस्ट्रेशन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं, इससे रिलेटेड, इस एग्जाम्पल 1 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसे हम लोग पहले देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में जाएंगे। तो ये हो गया, इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अब आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा हुआ है। AS21 deals with the consolidation of financial statements of holding या parents company। यहाँ पे AS21 किस चीज से डील करता है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से AS21 डील करता है। अब होल्डिंग कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट्स कंपनी भी बोलते हैं। होल्डिंग कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट्स कंपनी बोलते हैं। आगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन एडिशन टू सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉलोइंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले, जैसे एक होल्डिंग कंपनी हो गया, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी कौन सा है, होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी कौन सा लिमिटेड है, एच लिमिटेड है। तो एच लिमिटेड नॉर्मली जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे बैलेंस शीट हो गया तो बैलेंस शीट बनाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, या कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, तो जो भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉर्मली, तो ये तो नॉर्मली जो बनाता है वो बनाएगा ही, एंड प्लस ये जो होल्डिंग कंपनी है प्लस ये बनाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कंसोलिडेटेड ये जो बना रहा है, तो इसमें एक सब्सिडरी कंपनी, यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी देखिए, एक तो हो गया होल्डिंग कंपनी, एक हो गया होल्डिंग कंपनी एंड प्लस सब्सिडरी कंपनी। ये दोनों कंपनी को मिलाने के बाद, होल्डिंग कंपनी प्लस सब्सिडी कंपनी दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे क्या बनने वाला है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हो गया। तो हम लोग अभी तक में क्या सीखे हैं, AS21 डील्स करता है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। उसमें कंसोलिडेटेड डेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को क्या बनाना होगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कौन सी कंपनी बनाता है, तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी बनाती है। होल्डिंग कंपनी का दूसरा नाम क्या होता है, तो होल्डिंग कंपनी का दूसरा नाम हो गया यहाँ पे पेरेंट्स कंपनी। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी होल्डिंग कंपनी ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, तो सबसे पहले जो नॉर्मली बनाता होगा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और भी कुछ भी नोट्स टू अकाउंट, जो भी बनाता होगा वो तो पहले बनाएगा ही, एंड उसके बाद ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाला है। आगे हम लोग नोट में पढ़ते हैं। तो नोट में क्या दे रखा हुआ है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 129(3) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट किसके हिसाब से था, AS21 के हिसाब से हम लोग को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना था, एंड दूसरा यहाँ पे सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 के हिसाब से, सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से भी ये बनाना होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हम लोग के पास 2 सेक्शन का रिक्वायरमेंट हो गया। अब किस तरह से बनाना होगा, हम लोग को किस तरह से, किस अकॉर्डेंस में बनाना होगा, तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है रूल नंबर 6 में दे रखा हुआ है। तो रूल नंबर 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000 कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 स्टेट दैट द मैनर्स ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज शैल बी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3। यहाँ पे ये याद रखे, प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3, तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना होगा। देखिए, सबसे पहला हो गया AS21 के हिसाब से, दूसरा हो गया सेक्शन 129(3) के हिसाब से। अब इस रूल में क्या बोल रहा है, रूल 6 में बोल रहा है कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 के हिसाब से यहाँ पे बनेगा, प्लस में अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा वो उसको मिलाने के बाद, देखिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले कहां पे दे रखा हुआ था, AS21 के हिसाब से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। दूसरा क्या बोला है कि 129 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब इस कंपनीज एक्ट में भी रूल नंबर 6 में दे रखा हुआ है, रूल नंबर 6 में, कंपनीज एक्ट के रूल नंबर 6 में क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये दे रखा हुआ है कि शेड्यूल 3, शेड्यूल नंबर 3, यहाँ पे शेड्यूल नंबर 3 के हिसाब से हम लोग को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा। तो ये हो गया, इस ये थ्योरी पार्ट हो गया। आगे क्या दे रखा हुआ है हम लोग को,
अब इसमें होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को देखना होगा होल्डिंग कंपनी क्या होता है। तो होल्डिंग कंपनी को कहां पे डिफाइन किया गया था, तो होल्डिंग कंपनी को डिफाइन किया गया था, तो होल्डिंग कंपनी को डिफाइन किया गया था सेक्शन 2 क्लॉज 46, सेक्शन 2 क्लॉज 46 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो होल्डिंग कंपनी को सबसे पहले कहां डिफाइन किया गया है, 2 क्लॉज 46 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो होल्डिंग कंपनी क्या होता था, तो होल्डिंग कंपनी होता था जिसका एक क्या होना चाहिए, सब्सिडी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होता था जिसका एक सब्सिडी कंपनी होना चाहिए। तो जैसे ही सब्सिडी कंपनी होना चाहिए, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सब्सिडी कंपनी क्या होता है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि सब्सिडी कंपनी क्या होता है। तो सब्सिडरी कंपनी को भी कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है, किस सेक्शन में, तो 2 क्लॉज 87, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 87 में सब्सिडी कंपनी को भी डिफाइन किया गया है। तो ये हम लोग का हो गया सब्सिडी कंपनी। अब सब्सिडी कंपनी किसे बोलते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे दो कंडीशन, कितना कंडीशन आता है, 2 कंडीशन में से कोई भी अगर सेटिस्फाई करता है तो यहाँ क्या माना जाता है, होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप है। तो कंडीशन नंबर 1 में मोर देन 50%, मोर देन 50% वोटिंग पावर, मोर देन 50% अगर वोटिंग पावर आता है तो तब भी क्या माना जाता है, होल्डिंग एंड सब्सिडी का रिलेशनशिप। दूसरा हो गया कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर कंट्रोल करता है, अगर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, अगर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करता है तभी क्या माना जाएगा, होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन है। इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एच लिमिटेड, एक क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, एस लिमिटेड, एक हो गया एच लिमिटेड, दूसरा क्या हो गया एस लिमिटेड। तो यहां एस लिमिटेड के पास है कैपिटल कितने का दे रखा हुआ है, 1 लाख का। एस लिमिटेड के पास कितने का कैपिटल दे रखा हुआ है, 1 लाख का दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे एच लिमिटेड कम से कम, एच लिमिटेड का मिनिमम होल्डिंग कितना होना चाहिए, मोर देन 50,000, मिनिमम होल्डिंग कितना होना चाहिए, मोर देन 50,000 कैपिटल में होना चाहिए, या वोटिंग पावर में भी मोर देन 50% क्या होना चाहिए, होल्डिंग होना चाहिए। तभी क्या माना जाएगा कि यहाँ पे एस लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी कौन क्या है, एच लिमिटेड। तो ये समझ में आ गया। तो जब भी होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशनशिप देखना है तो उस टाइम में हम लोग को देखना होगा वोटिंग पावर या शेयर कैपिटल में मोर देन 50% होल्ड करना चाहिए दूसरा कंपनी द्वारा, तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं, हम लोग होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। तो इस केस में यहाँ पे 1 लाख अगर सब्सिडी कंपनी का क्या है, शेयर कैपिटल है, तो होल्डिंग कंपनी को मिनिमम मोर देन 50,000 का कैपिटल होल्ड करना चाहिए। अब ये था हम लोग का फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में हम लोग को क्या देखना होगा, तो यहाँ पे सब्सिडी कंपनी के पास कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना है, सब्सिडी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना है, 10 है। कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, 10 है। तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 10 है, तो इसमें होल्डिंग कंपनी कम से कम कितना का कंट्रोल करे, होल्डिंग कंपनी कम से कम मोर देन 5 को अगर कंट्रोल करता है, मोर देन 5 को कंट्रोल करता है, यानी मोर देन 5 को मतलब कम से कम यहाँ पे 6 अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करता है, कौन सा कंपनी, होल्डिंग कंपनी अगर कंट्रोल करता है तभी क्या माना जाता है, होल्डिंग एंड सब्सिडी का रिलेशनशिप है। देखिए पहला कंडीशन में हो गया कि मोर देन 50% वोटिंग पावर या शेयर कैपिटल होना चाहिए, एंड दूसरा में होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम मोर देन, इसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या होगा कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए होल्डिंग कंपनी के द्वारा, तभी क्या माना जाता है, होल्डिंग एंड सब्सिडी का रिलेशनशिप है। तो ये हम लोग को होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को समझाने का तो था नहीं, क्योंकि लॉ में आप लोग पढ़ चुके हो। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट थ्योरी पार्ट में चलेंगे। पहले इसे इरेज कर लूं। तो देखिए अभी तक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंसोलिडेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में AS 21 डील करता है किस चीज से, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इसमें हम लोग को कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट बनाना होता था। एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना होता था, एक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हो गया। अब किस सेक्शन के हिसाब से हम लोग को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बनाना पड़ता है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 129 के हिसाब से हम लोग को क्या बनाना होता था, कंसोलिडेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब रूल नंबर 6 में ये दे रखा हुआ था, क्या यहाँ पे दे रखा हुआ था, रूल नंबर 6 में कि शेड्यूल 3 के हिसाब से यहाँ पे बनाना होगा हम लोग। ये हो गया। उसके बाद हम लोग होल्डिंग कंपनी पढ़े थे। होल्डिंग कंपनी क्या कैसे क्या पढ़े थे, तो होल्डिंग कंपनी में पढ़े थे जिसका एक क्या होना चाहिए, सब्सिडी कंपनी, और ये किस सेक्शन में डिफाइन किया गया था, तो 2 क्लॉज 46 में। आगे सब्सिडी कंपनी के लिए, सब्सिडी कंपनी को 2 क्लॉज 87 में डिफाइन किया गया था। एंड सब्सिडी कंपनी क्या होता था, तो सब्सिडी कंपनी को
होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए था, जिसमें दोनों कंडीशन में क्या दे रखा हुआ था कि कंट्रोल करे कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करना चाहिए, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर को यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन क्या था, मोर देन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर होना चाहिए। तो ये हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट किसका है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब हम लोग को ध्यान ये देखना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, इसे हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, एक है होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड, एक हो गया क्या, होल्डिंग कंपनी हो गया, ठीक है। एक दूसरा हो गया एस लिमिटेड, एक एच लिमिटेड हो गया, एक एस लिमिटेड हो गया। अब एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितने का दे रखा हुआ है, 1 लाख का। इसमें मानते हैं हम लोग शेयर कैपिटल ही है, रिजर्व एंड सरप्लस ये सब कुछ भी नहीं है। तो एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख हो गया। अब एच लिमिटेड 70%, मोर देन 50% होना चाहिए था ना, यहाँ पे एच लिमिटेड 70% शेयर को होल्ड करता है, एच लिमिटेड 70% शेयर को होल्ड करता है। तो इस टाइम में देखिए, अगर 70% शेयर को होल्ड करता है तो एच लिमिटेड का शेयर कितना होना चाहिए, इस शेयर कैपिटल 1 लाख में, यहाँ शेयर कैपिटल जो 1 लाख दे रखा हुआ है, इस 1 लाख में एच लिमिटेड का शेयर कितना होना चाहिए, तो एच लिमिटेड का शेयर हो जाएगा एच शेयर्स इन एस लिमिटेड, ये कितना आ जाएगा, 1 लाख का 70%, क्योंकि 70% होल्ड करता है, तो 1 लाख का 70% कितना हो गया, 70,000। तो ये आ गया होल्डिंग कंपनी का शेयर। तो होल्डिंग कंपनी का शेयर तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जब दो कंपनी है तो जो सब्सिडी कंपनी होगा, सब्सिडी कंपनी में होल्डिंग कंपनी जितना परसेंट के लिए होल्ड करता है तो उसका ये क्या आ जाएगा, उसमें शेयर आ जाएगा, चाहे कैपिटल हो, रिजर्व एंड सरप्लस हो। तो ये हो गया होल्डिंग कंपनी का। अब देखिए, इस 1 लाख में से होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना आ गया, एच लिमिटेड का शेयर आ गया 70,000। तो बचा हुआ कितना है, तो बचा हुआ 30,000 है। तो बचा हुआ 30,000 को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। बचा हुआ 30,000 को हम लोग क्या बोले, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब जो होल्डिंग कंपनी होल्ड नहीं करता है उस शेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर इसमें क्या करता है, होल्ड करता है। तो ये हो गया। एक दूसरा एग्जांपल से देखिए, ए लिमिटेड है क्या, होल्डिंग कंपनी। ए लिमिटेड क्या है, होल्डिंग कंपनी, एंड बी लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी कंपनी। ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है एंड बी लिमिटेड क्या है, सब्सिडी कंपनी। बी लिमिटेड का कैपिटल कितने का दे रखा हुआ है, 2 लाख का। बी लिमिटेड का कैपिटल कितने का दे रखा हुआ है, 2 लाख का। एंड रिजर्व एंड सरप्लस बी लिमिटेड का कितना दे रखा हुआ है, 2 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस कितने का दे रखा हुआ है, 2 लाख का दे रखा हुआ है। ए लिमिटेड होल्ड कितना परसेंट करता है, 80% बी लिमिटेड में। ए लिमिटेड होल्ड कितने परसेंट करता है, 80%। तो इस टाइम में हम लोग को माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो देखिए, इस टाइम में जब भी हमको माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना होगा हम लोग को, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना परसेंट है, तो होल्डिंग कंपनी का शेयर हम लोग के पास कितना है, 80% है होल्डिंग कंपनी का शेयर। तो इस तरह से इसमें देखा जाए माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो कितना परसेंट होगा, 20% होगा। होल्डिंग कंपनी का शेयर है 80%, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया, 20%, जो नॉर्मल दूसरा शेयर होल्डर होगा। तो 20% हो गया। अब शेयर कैपिटल कितना दे रखा हुआ है, 2 लाख का दे रखा हुआ है, प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस भी कितना दे रखा हुआ है, 2 लाख। तो यहाँ 2 लाख प्लस 2 लाख, इसका जो 20% है, इसका 20% माइनॉरिटी का है, तो ये हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें 2 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया, 4 लाख। तो 4 लाख का 20%, तो ये हम लोग का आ गया 80,000। तो ये 80,000 क्या हो गया हम लोग को, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग एग्जाम्पल करने जाएंगे। अब एग्जाम्पल से पहले जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो करेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल में चलेंगे।